Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed the revision of the chapter number 6, and today is the turn to discuss the chapter number 7. Chapter number 7, alternating current, is very important and you can easily get the score from this chapter. So friends, let us start to revise. आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको यह ब्लैक बोर्ड दिख रहा है फ्रेंड्स? Are you able to see the blackboard in your mobile screen? Yes or no, friends? Yes or no? Friends, AC voltage can be given by either Vm sin omega t, or it can also be written as a Vm cos omega t. दोनों ले सकते हैं. But as per your textbook, we will consider V is equals to Vm cos omega t. आपके according to your textbook हम sin omega t वाला फंक्शन लेंगे. As per your textbook, we will consider Vm sin omega t. तो ये जो है ना वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है. आप देख सकते हो कि ये वोल्टेज जो है वो साइन फंक्शन के साथ वेराई हो रहा है. ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन टारगेट है वो ऑल्टरनेटिंग सर्किट का डिस्कशन करना है. तो हम ये एसी वोल्टेज को अलग अलग कंपोनेंट मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, अलग अलग कंपोनेंट के साथ उसको कनेक्ट करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट केस, एसी सर्किट containing only the resistance. तो मान लो कि हमारा जो सर्किट है वो जस्ट रेजिस्टेंस ही उसके पास है. Our ultimately target is to find the current from each circuit. तो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये रहेगा कि हम जनरेटर को कनेक्ट करेंगे. जनरेटर मतलब एसी सप्लाई. तो ये हमारा एसी सप्लाई है. V इज इक्वल्स टू Vm, मैक्सिमम वोल्टेज उसका Vm है, साइन ओमेगा टी उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और ओनली रेजिस्टेंस. तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा टारगेट है. हमको वही तो फाइंड करना है. तो this circuit is consist of only resistance. You can see applying Kirchhoff's law here. तो voltage across the resistance is equals to voltage of supply. सप्लाई वोल्टेज मतलब जनरेटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, दोनों पैरेलल में है. तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज है, तो बोले सप्लाई वोल्टेज इतना ही है. बट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आपको पता है कि अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो वोल्टेज होता है वो आई आर होता है. सपोज कि आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किटरी. तो आई आर इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी. तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किटरी इज इक्वल्स टू वी एम बाई आर इन टू साइन ओमेगा टी. एंड मान लो कि वो आई एम है, तो फाइनली द फॉर्मूला बिकम्स आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी.
तो यहां पे फ्रेंड्स यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका करंट का फॉर्मूला है, वेर आई एम इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम बाय आर। एंड दूसरी बात ये है कि वोल्टेज का जो इक्वेशन था वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसका फेज भी ओमेगा टी है, करंट का फेज भी ओमेगा टी है। तो कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस हियर? वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, कोई बता पाएगा मुझे? दोनों का फेज सेम ही है। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन द करंट एंड वोल्टेज इन दिस पर्टिकुलर सर्किटरी, कोई बताएगा? एनीबॉडी? व्हाट इज द फेज जीरो। डिफरेंस? वेरी गुड, जीरो। तो यहाँ पे जीरो फेज डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जीरो फेज डिफरेंस होना, उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वोल्टेज एंड करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज एंड करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ओके, तो वोल्टेज का ग्राफ अगर जीरो से स्टार्ट होता है साइन फंक्शन के हिसाब से, तो करंट का ग्राफ भी वैसे ही होगा, करंट का ग्राफ भी जीरो से ही स्टार्ट होगा। सो द ग्राफ ऑफ द करंट विल आल्सो बी द सेम, बट उसका मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा अलग रहेगा करंट का। ये चीज है। दूसरी बात, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, फेजर डायग्राम, तो फेजर का डायग्राम का मतलब क्या होता है कि भाई हार्मोनिक फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको फेजर बोलते हैं। तो अगर फेजर ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज का अगर फेजर हम वोल्टेज का फेजर अगर हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का जो फेजर है वो मान लो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ वोल्टेज फेजर डायग्राम, उसका फेज ओमेगा टी है। तो भैया करंट का फेज डायग्राम भी कहां पे होएगा? करंट का फेजर भी उसी एंगल पे होगा, बिकॉज उसका फेज भी ओमेगा टी ही है। तो दोनों का फेज डायग्राम एक ही एंगल पे आएगा, बिकॉज दोनों का फेज सेम है। सो दैट इज आई एम। तो ये उसका फेजर डायग्राम हुआ, मतलब ओनली रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट दोनों इन फेज होता है। और इसी केस में एक और चीज हम करेंगे, पावर भी फाइंड कर देंगे। चलो पावर भी फाइंड करेंगे। तो यहां पे पावर मतलब यहां पे रियल पावर, पावर का मतलब रियल पावर। तो इसका क्या मतलब है? तो एवरेज ऑफ इंस्टंटेनियस पावर, एवरेज ऑफ इंस्टंटेनियस पावर ओवर वन पीरियड is called a real power और it is also known as a dissipated power। तो पहले हम है ना इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो वोल्टेज इनटू द करंट है। अब वोल्टेज आपको पता है कि वी एम साइन ओमेगा टी है, करंट आपको पता है कि आई एम साइन ओमेगा टी है। तो वी एम इंटू आई एम, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, तो टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो वी एम आई एम बाई टू एंड टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा भैया? नहीं, कोस ओमेगा टी है ही नहीं, यहाँ पे है भैया आपका
कोस ओमेगा टी तो है ही नहीं, तो क्या आएगा आई एम वी एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कैन आई से वी एम आई एम बाई टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। इज इट ओके फ्रेंड्स? तो ये तो अभी क्या मिला मुझे, इंस्टेंटेनियस पावर मिला। अगर आपको रियल पावर फाइंड करना है, रियल पावर, तो क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर जो है ना उसको, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एंड आपको पता होगा कि कोई भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t एफ ऑफ टी डी टी। तो ये फॉर्मूला है कोई भी फंक्शन का एवरेज अगर निकालना है तो उसके लिए। तो एवरेज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस पावर जो अभी मुझे मिला उसका मुझे है ना एवरेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 1/t 0 टू t, अब जो भी मिला वी एम आई एम बाई टू, नहीं बाई टू लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने वहां पे 2 लिखा हुआ है। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी लिखेंगे, बाई 2 बाहर निकाल दिया डी टी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वी एम आई एम बाई 2t। अब ये इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन नहीं करना है तो आपको इसका एवरेज पता ही है। साइन या कोसाइन फंक्शन का एवरेज क्या होता है भैया, कोई बताएगा मुझे? साइन या कोसाइन फंक्शन का 0 होता है। तो रियल पावर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब एवरेज ऑफ वी एम आई एम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसका एवरेज तो हमको वैसे भी पता है। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 एंड एवरेज में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। अब फ्रेंड्स ये कोस 2 ओमेगा टी का एवरेज तो आपको पता ही होता है 0 होता है, तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, वी एम आई एम 1 का 1 होता है, कोस 2 ओमेगा 0 होता है, तो 1 ही रहेगा एवरेज। तो ये जो है उसका एवरेज 1 रहेगा बिकॉज कोस 2 ओमेगा 0 होता है, तो बाई 2। तो ये आपका हो गया रियल पावर। तो इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस योर डेसिपेटेड पावर, रियल पावर को डेसिपेटेड पावर भी बोल सकते हैं, तो इतना पावर आपका डेसिपेट होगा। फ्रेंड्स इसको हम है ना, इसको हम वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू भी बोल सकते हैं। एंड वी विल, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट वी एम बाई रूट टू इज इक्वल्स टू वी आर एम एस एंड आई एम बाई रूट टू इज इक्वल्स टू आई आर एम एस। वी आर एम एस को कैपिटल वी एंड आई आर एम एस को कैपिटल आई भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूं, आर एम एस किसको बोलते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो आर एम एस का मतलब क्या हुआ भैया, रूट मीन स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन, मान लो कि वोल्टेज का फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या, वोल्टेज का अगर आपको आरएमएस निकालना है, कोई भी वोल्टेज फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के लिए ये वैलिड है। मान लो कि मुझे वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है, उसको कैपिटल वी भी बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालना है, उसका एवरेज लेना है और फिर उसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले उसका स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल के उसका रूट निकालना है। तो मान लो कि मेरा जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, वो वी एम साइन ओमेगा टी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर उसका क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। तो वी एम तो बाहर आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो अभी आपको पता है कि कोस 2 ओमेगा टी का तो एवरेज 0 होता है, 1/2 बचेगा, तो ये बचेगा वी एम स्क्वायर बाई 2। तो ये एवरेज ऑफ वी स्क्वायर वी एम स्क्वायर बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वी एम स्क्वायर का हो जाएगा वी एम बाई रूट 2। सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वोल्टेज। एंड सेम वे
Same way, IRMS can also be written as a IRMS can also be written as a Im by root 2. Is it understood, friend? Is it okay? So that is why in the case of only resistance, the dissipated power can be written as a VRMS into IRMS, that is VI. तो ये only resistance वाला केस खत्म हो गया. तो ओनली रेजिस्टेंस अगर होता है तो उसके लिए मैंने 3-4 चीज आपको फाइंड करके दिया. एक तो सबसे पहले ओनली रेजिस्टेंस के लिए करंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा वो मैंने आपको बताया. ओनली रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज एंड करंट टाइम के साथ कैसे वेरी होता है वो मैंने आपको बताया. वोल्टेज एंड करंट का फेजर डायग्राम कैसा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया. एंड देन आफ्टर आई हैड डिस्कस द पावर इन द केस ऑफ ओनली रेजिस्टिव सर्किट, तो उसका भी डिस्कशन कर दिया. तो अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर. चलो, एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर. तो अब हमारा जो एसी सर्किट है वो जस्ट इंडक्टर कंसिस्ट कर रहा है. तो लेट्स सी व्हाट इज पॉसिबल हियर. तो अगर सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर है तो अब क्या होगा वो देखते हैं. तो पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ये आपका आइडियल इंडक्टर है जिसके पास ओनली इंडक्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है. फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर. ये इंडक्टर के साथ हमने ये जनरेटर को कनेक्ट कर दिया. चलो, तो अब यहां पे क्या होगा, करंट यहां से जाएगा, यहां से वापस आएगा. तो आपको ये पता होगा कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है. आपको पता है अक्रॉस द इंडक्टर वोल्टेज. अगर इंडक्टर है तो चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस कर लिया है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैन बी गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी. इज इट ओके फ्रेंड्स? ठीक है. तो अक्रॉस द इंडक्टर देखो, ओनली रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया. अब हम इंडक्टर की बात करते हैं. सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली द इंडक्टर. तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आपको पता होगा कि एल डी आई बाई डी टी होता है. वापस से के एस एल अप्लाई करेंगे. तो वापस से ये दोनों पैरेलल में है. तो पैरेलल में है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज जितना होगा. बट इंडक्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी. एंड सप्लाई वोल्टेज क्या है भैया, Vm sin ओमेगा टी. आवर अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द करंट. मेरा मेन टारगेट जो है वो करंट को मुझे फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, डी आई को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं. तो ये हो जाएगा आपका Vm बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. चलो यहां तक समझ में आया भैया? दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Vm बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. इंटीग्रेशन डी आई का मतलब आई होता है और ये Vm बाई एल बाहर निकल के आएगा. साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है बट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है. एंड टी का जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में आता है. तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया. बट यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो मतलब प्लस सी लिखना पड़ेगा. तो आई इज इक्वल्स टू माइनस Vm बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी प्लस सी, where c is equals to constant, arbitrarily constant बोलते हैं उसको. but as a voltage is varying with the time, so current must vary with time.
so constant term in the equation of current should be 0 because करंट कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा, तो करंट के इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 होना ही पड़ेगा। तो नाउ I इज इक्वल्स टू Vm बाई ओमेगा एल। अब ये कोस ओमेगा टी को मैं माइनस कोस ओमेगा टी लिखूं, चलेगा? आगे माइनस है तो नाउ साइन चलो यहां तक समझ में आया भैया सबको? इज इट ओके अप टिल नाउ? ठीक है, यहां तक समझ में आया भैया? साइन माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव फंक्शन है, तो माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। तो वाइसे वर्सा माइनस कोस थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो? वाइसे वर्सा माइनस कोस थीटा के बदले आप लिख सकते हो साइन माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स आपके व्हेन द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर, when the circuit consists of only inductor, then the formula of the current can be given by this formula। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखो। चलो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। चलो वेर आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा एल, एंड ये जो ओमेगा एल है ना उसको मैं बोल देता हूं एक्सएल, वेर एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल इज नोन एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको बोलेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। बट ये फॉर्मूला को देखो, और वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो क्या था? वो वी एम साइन ओमेगा टी था। तो आप देख सकते हो कि ये जो करंट का फेज है उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है। तो करंट का फेज देखो ओमेगा टी से कम है, तो मतलब क्या हुआ कि करंट का फेज ओमेगा टी माइनस समथिंग है, तो करंट इज लेगिंग। लिखो या लीडिंग लिखो? करंट लेगिंग बनेगा कि लीडिंग बनेगा? करंट का फेज कम है वोल्टेज से, तो वो लेगिंग होगा कि लीडिंग होगा? कोई बताएगा? लैगिंग। तो करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय हाउ मच फेज? पाई बाई टू। पाई बाई टू। तो ओनली इंडक्टर अगर होता है तो उसमें करंट लेगिंग होता है। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना वोल्टेज एंड करंट का, तो इस हिसाब से मुझे मिलेगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे ना, देखो वोल्टेज का तो जो ग्राफ है ना वो तो वही रहेगा, साइन फंक्शन है तो ये ही रहेगा, वोल्टेज का तो ग्राफ वही रहेगा साइन अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। बट जो करंट का जो ग्राफ होगा वो वोल्टेज से फेज में पीछे है, तो मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है तो वो 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा। मतलब करंट थोड़ा पीछे पीछे चला आएगा, थोड़ा पीछे पीछे चला आएगा। करंट का जो ग्राफ होगा वो वोल्टेज से 90 जितने फेज पीछे है उसका। तो मतलब मान लो कि वोल्टेज यहाँ पे 0 होता है तो करंट उसके बाद 0 होगा, मतलब 90 फेज पे आएगा वोल्टेज। मतलब मान लो कि यहाँ पे 10 सेकंड पे 0 हो रहा है, तो करंट उसके बाद 12 सेकंड पे 0 होगा। तो करंट इज लेगिंग बिहाइंड द फेज पाई बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। तो ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, ये आपका करंट का ग्राफ है। करंट आप देख सकते हो कि वोल्टेज से पीछे पीछे चल रहा है। तो दैट इज व्हाट इज द वी एंड आई वर्सेस टाइम। अब अगर फेज डायग्राम ड्रॉ करें, चलो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
अब हम है ना फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो फेजर डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। मान लेते हैं कि मुझे है ना वोल्टेज का फेज यहां पे बनाना है। दिस इज द फेज ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज का फेजर है। तो करंट का फेजर मुझे कहां पे बनाना चाहिए? वोल्टेज का ये फेजर है तो वोल्टेज से आगे बनाना चाहिए, करंट का पीछे बनाना चाहिए 90 डिग्री से? कहां पे बनाना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? तो करंट का फेजर वोल्टेज से नीचे बनाना चाहिए। क्यों? बिकॉज करंट जो है ना वो वोल्टेज से 90 डिग्री फेज से लेगिंग बिहाइंड है। तो क्या ये फेजर आपको समझ में आया फ्रेंड्स? आप देख सकते हो कि करंट का फेज वोल्टेज से 90 पीछे की साइड है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो वो एंगल इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो ना तो एंगल डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? चलो मैंने देखो करंट का फॉर्मूला निकाल दिया, ग्राफ भी ड्रॉ किया, फेजर भी डायग्राम ड्रॉ किया। अब वापस से हम क्या करेंगे सेम ट्रैक पे जो कर रजिस्टर में किया था, अब क्या करेंगे हम? अब हम पावर की बात करेंगे। तो पहले है ना इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। वोल्टेज का फॉर्मूला तो वही का वही है, वी एम साइन ओमेगा टी, बट यहाँ पे करंट का फॉर्मूला जो है ना वो आई एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब कोस ओमेगा टी है। तो ये हो जाएगा आपका आई एम वी एम आई एम साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मतलब माइनस कोस ओमेगा टी। चलो तो ये हो गया माइनस वी एम आई एम बाई टू इंटू टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स ये टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी तो क्या होता है? साइन टू ओमेगा टी होता है। चलो यहां तक समझ में आया। ये अभी आपका इंस्टेंटेनियस पावर मिला। तो अगर मुझे डेसिपेटेड पावर या रियल पावर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? ये इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो माइनस वी एम आई एम बाई टू तो बाहर निकल आएगा, बट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी। तो ये साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन का एवरेज तो क्या होता है भैया? बोलो। साइन या कोसाइन फंक्शन का जीरो होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि व्हेन द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर, सर्किट में ओनली इंडक्टर है, तो व्हाट इज द नेट पावर डेसिपेटेड? कितना पावर डेसिपेट होगा? सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर अगर है तो उसमें कितना पावर डेसिपेट होगा भैया? तो दिख रहा जीरो। है कि जीरो। मतलब क्या होगा? तो पूरा 4 स्टेप का प्रोसीजर है, पूरे 4 स्टेप का प्रोसीजर है। तो स्टेप 1 देखो, जब ये करंट इंडक्टर में से जाता है तो जब करंट बढ़ता है इंडक्टर, देखो करंट जो है ना वो भी ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होता है। तो क्या होगा कि जब इंडक्टर में करंट बढ़ता है तो वहां पे एनर्जी या पावर स्टोर होता है, सोर्स में से वो इंडक्टर एनर्जी का स्टोर करेगा। बट जैसा ही करंट रिड्यूस होता है तो वो वापस से वो एनर्जी वो सर्किट को वापस देगा। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होगा तो वापस से वो एनर्जी स्टोर करेगा, वापस से वो दे देगा। मतलब ये 4 स्टेप, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होना, पावर स्टोर होना, एनर्जी स्टोर होना, करंट डिक्रीज होना पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पावर वापस से सोर्स को दे देना। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होगा तो वापस से वो स्टोर करेगा एनर्जी को इंडक्टर, फिर वापस दे देगा। मतलब इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, सर्किट को वापस देगा, बट डेसिपेट नहीं करेगा। तो पावर डेसिपेशन इन द केस ऑफ इंडक्टर इज जीरो। चलो ओनली इंडक्टर ओनली रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? कोई बताएगा आप क्या करेंगे? ओनली इंडक्टर ओनली रेजिस्टेंस का केस खत्म। तो हम क्या करेंगे? तो एसी सर्किट
कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपेसिटर। तो मान लो कि अभी हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटर कंसिस्ट कर रहा है, और उसको हमने जनरेटर के साथ कनेक्ट किया है। वापस से वोल्टेज तो Vm sin ओमेगा टी है, अब यहाँ पे कैपेसिटर है, तो वंस अगेन अप्लाइंग द KSL, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। बट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ? कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है भैया? Q बाई सी। चलो, तो अब Q को सब जगह इक्वेशन बनाओ, तो Q इज इक्वल टू कहना इसे Vm इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी। बट आवर अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द करंट। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज विल गेट यू द करंट। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये मुझे करंट मिल जाएगा। VMC बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा Vm इंटू ओमेगा सी। इंटू ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी डिनोमिनेटर में डाल देगा, चलेगा? चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका Vm बाई एक्स सी, वेर ऑब्वियसली एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, उसको बोलेंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड कोस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो फाइनली हमारे करंट का जो फॉर्मूला मिला वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो मतलब ये करंट जो है वो वोल्टेज से लेगिंग है या लीडिंग है? इसका फेज प्लस पाई बाई टू आ रहा है देखो, और वोल्टेज का फेज तो साइन ओमेगा टी ही था। तो अब देखो फेज को देख के मुझे बताओ कि कौन लीडिंग है, वोल्टेज या करंट? बताएगा कोई मुझे? हु इज लीडिंग हियर? Current. तो करंट इज लीडिंग बाय फेज पाई बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। चलो, तो सेम टू सेम ट्रैक, सबसे पहले हमने करंट का फॉर्मूला निकाल दिया। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ हियर नाउ। चलो, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ को जो जो आने वाला था वही आएगा ऑलवेज, जो वही का वही साइन फंक्शन। तो वोल्टेज वर्सेस तो वही आएगा। बट अब है ना, करंट लीडिंग है, तो मतलब करंट आगे होगा, तो वोल्टेज मतलब यहाँ से जीरो होना स्टार्ट हो रहा है, तो करंट उससे आगे से स्टार्ट कर देगा उसका प्रोसीजर। तो करंट है ना थोड़ा आगे रहेगा वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज मान लो कि ये 10th 12th सेकंड पे जीरो हो रहा है, तो करंट उसके पहले ही जीरो हो जाएगा देखो। तो करंट इज लीडिंग नाउ। तो ये आपका करंट का ग्राफ है, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि करंट जो है ना वो वोल्टेज से थोड़ा आगे रहता है। मतलब देखो, ये टाइम एक्सिस पे वोल्टेज थोड़ी देर के बाद जीरो होता है, करंट उससे पहले ही जीरो होता है देखो। और ये फेज डिफरेंस कितना होगा बोले, 90 जितना होगा। ठीक है भैया। चलो, अब हम एक काम करते हैं, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। चलो, अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। वोल्टेज का तो फेज वही रहेगा, वोल्टेज तो वही ओमेगा टी एंगल पे रहेगा।
तो ये आपका वोल्टेज का फेजर डायग्राम है। एंगल ओमेगा टी, एंगल उसका ओमेगा टी होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसका वीएम होगा। बट सोच के बताओ मुझे करंट के लिए क्या करूं मैं? करंट का फेजर डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है, तो ये वोल्टेज से नीचे रखूं करंट को या ऊपर रखूं? कोई बताएगा मुझे? वोल्टेज से नीचे रखूं या ऊपर रखूं? कोई बताएगा मुझे? वोल्टेज के साथ में रखूं, नीचे रखूं या ऊपर रखूं? चलो कोई बोलेगा, बोलो। तो हम करंट को वोल्टेज से ऊपर रखेंगे, क्यों? बिकॉज करंट का जो फेज है ना वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो ये दैट इज द फेजर डायग्राम ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन द केस ऑफ ओनली कैपेसिटर। चलो यहाँ पे फेजर डायग्राम हो गया, फिर सिंपल ग्राफ भी टाइम के साथ हो गया। अब हम करेंगे पावर के बारे में बातचीत। तो वापस से पहले इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब आई इंटू वी। वी का फॉर्मूला है वी एम साइन ओमेगा टी, ऑलवेज सबके लिए सेम। अब यहाँ पे करंट जो है वो आई एम, पता चला कि साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी है। 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो ये आपका जो है ना वो इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर रियल पावर फाइंड करना है तो इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो वी एम आई एम तो बाहर निकल के आएगा, 2 भी बाहर निकल, बट एवरेज ऑफ द साइन फंक्शन क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा भैया? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द साइन फंक्शन? 0। तो मतलब क्या हुआ? ओनली कैपेसिटर में भी पावर डेसिपेशन क्या होगा? इन सर्किट containing only capacitor is 0। ठीक है फ्रेंड्स, इज इट ओके? तो क्या होगा इसमें? इसमें भी 4 स्टेप आएगा। पहले कैपेसिटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होता रहेगा, उसके वोल्टेज बढ़ते रहेंगे तो वहां पे एनर्जी स्टोर होगा। फिर वो डिस्चार्ज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका एनर्जी वो सर्किट को वापस देगा। अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज करेगा, तो वापस से वो एनर्जी स्टोर करेगा। वापस से नेगेटिव डायरेक्शन में उसका एनर्जी डिक्रीज, मतलब वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो वो एनर्जी सर्किट को वापस दे देगा। बट थ्रू आउट द प्रोसेस आई कैन से कि वो डेसिपेशन नहीं करेगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो एनर्जी स्टोर करेगा, डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी सर्किट को वापस दे देगा। वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा तो वापस एनर्जी गेन करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा तो वापस से वो सर्किट को एनर्जी वापस दे देगा। मतलब थ्रू आउट द प्रोसीजर इट विल नॉट बी गोइंग टू डेसिपेट द पावर। पावर डेसिपेशन यहाँ पे नहीं होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये ओनली कैपेसिटर वाली बात भी खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स उसका ओनली कैपेसिटर, उसका पावर, ये सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि फेजर डायग्राम के द्वारा इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों एक साथ है। ये एनालिटिक सॉल्यूशन तो नहीं है सिलेबस में, बट फेजर डायग्राम का सॉल्यूशन है। बाय द हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क्स में पूछने वाला ये क्वेश्चन है कि फेजर डायग्राम के द्वारा हमको इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, क्वेश्चन ऐसा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिराइव इक्वेशन ऑफ करंट for the LCR series AC circuit, equation of current for resistance, inductance, capacitance series AC circuit।
by the help of phasor diagram? That is a very most important question कि भैया फेजर डायग्राम के द्वारा मुझे इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये जनरेटर है। तो ये वाला सर्किट है, उसके अंदर करंट का मुझे फॉर्मूला निकालना है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। करंट एंड वोल्टेज के बीच में मुझे फेज डिफरेंस भी निकालना है। तो मुझे दो चीज करना है यहाँ पे, एक तो करंट का इक्वेशन भी डिराइव करना है और उसका फेज डिफरेंस भी डिराइव करना है। तो उसके लिए फेजर डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ओनली रेजिस्टिव सर्किट है, ओनली रेजिस्टिव। चलो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। चलो तो हमको ये पता है कि वोल्टेज का फेजर तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बोले वोल्टेज का फेजर ओमेगा टी एंगल पे वी एम, ये रहा आपका। तो ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम हुआ। अब मुझे ये बताओ कि ओनली रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, ओनली रेजिस्टिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में है। तो सब में से करंट कैसा पास होगा, तो सब में से करंट सेम पास होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना करंट का फेजर डायग्राम, करंट के रिस्पेक्ट में सब कुछ हम वेराई करेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में हम सब कुछ वेराई करेंगे। तो मान लेते हैं कि करंट कोई रैंडम कोई भी डायरेक्शन में है। अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज इक्वेशन ऑफ करंट, अज्यूम करेंगे, अज्यूम कि करंट का इक्वेशन है वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये करंट का रिजल्ट है। चलो ये करंट है, और करंट हम कौन से डायरेक्शन में बताएंगे। तो करंट का जो एंगल है वो हम बताएंगे ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द फेजर ऑफ करंट। अब आपको पता है कि ओनली रेजिस्टिव सर्किट अगर है तो रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट इन फेज होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस will be in the same direction of the current because voltage and current के बीच में only resistive circuit में phase difference जीरो होता है। तो across the resistance जो voltage होगा वो current के direction में रहेगा। अब इंडक्टर के बारे में सोचो। तो इंडक्टर में क्या होता है कि करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय टू, मतलब वोल्टेज इज लीडिंग। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा ना वो लीडिंग होगा, करंट वो लीडिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू द करंट। तो करंट के फेजर से इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो लीडिंग होगा, तो ये VL है। एंड कैपेसिटर में करंट लीडिंग होता है, वोल्टेज लेगिंग होता है। तो वोल्टेज को लेगिंग करना पड़ेगा। ये आपका इंडक्टर का वोल्टेज है, और कैपेसिटर में क्या होता है कि वोल्टेज करंट से, वोल्टेज जो है ना वो करंट से लेग करेगा। तो दिस इज विल बी द VL। तो फ्रेंड्स ये VC होगा आपका। कैपेसिटर में वोल्टेज इज लीडिंग, कैपेसिटर में वोल्ट करंट लीड करता है, वोल्टेज लेग करता है।
तो ये कैपेसिटर। अब ये इफेक्टिव वोल्टेज इंडक्टर एंड कैपेसिटर का इफेक्टिव वोल्टेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का इफेक्टिव वोल्टेज जो है कैपेसिटर एंड इंडक्टर का वो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। इफेक्टिव वोल्टेज of inductor and capacitor as they are in the opposite direction, तो इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन जितना होगा, तो आई कैन से दिस इज अ VL माइनस VC। और अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम थ्योरम, तो पैरेललोग्राम अगर सोचते हैं तो ये VR है ऊपर वाला, ये आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, ये इंडक्टर कैपेसिटर का इफेक्टिव वोल्टेज है। तो अगर हम पैरेललोग्राम के द्वारा ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा। सो दिस विल बी योर इफेक्टिव वोल्टेज, एंड वोल्टेज का जो फेज होता है वो ऑलवेज ओमेगा टी होता है। तो ये जो बचा वो फाई होगा, बिकॉज पूरा फेज ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज है। तो ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज फाई है। तो करंट का फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस फाई है, वोल्टेज का जो फेज है वो ओनली ओमेगा टी है, तो ये दोनों के बीच में एंगल फाई होगा। ये करंट का फेज है, करंट का फेजर डायग्राम है ये वाला, ये रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, दोनों के बीच में एंगल फाई है। तो आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे मिलेंगे, तो ये पाइथागोरस का यूज करो, तो ये आपका VR है, ये आपका ये वाला VR है, और इसके सामने ये जो है ना वो VC माइनस VL है, VC बड़ा है VL कम है, तो ये VC माइनस VL है। मैंने ऐसा मान के चला हूं कि VC इज ग्रेटर देन VL, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, बट अभी हमने ऐसा मान के चला है कि VC इज ग्रेटर देन VL। तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे मिलेगा, अप्लाई द पाइथो, तो रिजल्टेंट वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL द होल स्क्वायर। VR मतलब IR, V इक्वल्स टू IR, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VC IXL, VL VC IXC VL IXL द होल स्क्वायर। तो सब में से I स्क्वायर कॉमन, तो R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो मेरा जो टारगेट था वो I फाइंड करना था, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो अब जाके पता लगा कि I का जो फॉर्मूला है वो V बाई रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, मतलब IM इज इक्वल्स टू VM अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। That can be written as a VM by Z. It can be written as a VM by Z. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नया चीज हमको सीखने मिला कि जब इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में है तो उसका इफेक्टिव इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला रहेगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से, इट इज डिनोटेड बाय Z। और दूसरी बात, फ्रॉम द फिगर करंट का जो फॉर्मूला है वो IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो ये फाई कैसे मिलेगा, तो फिगर को देख के हम देख सकते हैं कि भाई tan फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लुक एट दिस फाई, फाई इज हियर, सो tan फाई इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट जो है वो VC माइनस VL है, एडजेसेंट VR है, तो tan फाई इज इक्वल्स टू VC माइनस VL अपॉन VR। अब मैंने अभी बताया कि VC इक्वल्स टू क्या होता है कि IXC होता है, VL IXL होता है, अपॉन आपका रेजिस्टेंस मतलब IR, तो I गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि tan फाई इज इक्वल्स टू XC माइनस XL बाई R। तो फाई का वैल्यू कितना रहेगा,
तो बोले 10 इनवर्स XC माइनस XL बाय R। फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो केस कह सकते हैं। हमने आगे वाला जो केस जो लिया था उसमें ऐसा मान के हम चले थे, कि XC is greater than XL, that means IXC is greater than IXL, that means VC is greater than VL, ये मान के चले थे। तो in that kind of circumstances we got the formula that Im sin omega t plus phase phi, where phi is equals to 10 inverse XC minus XL by R। तो यहाँ पे करंट जो है ना इज लीडिंग, करंट लीड करेगा यहाँ पे बाय फेज फाई। बट अगर यहाँ पे केस 2 होता, अगर मान लो कि ये XL ग्रेटर देन XC होता, तो मतलब VL ग्रेटर देन VC होता, तो फेज डायग्राम देखो, तो ये जो पूरा डायग्राम नीचे की तरफ आएगा, इफेक्टिव वोल्टेज नीचे की तरफ है, इसके बदले कहाँ पे आएगा, तो फिर नीचे के बदले ऊपर की तरफ आएगा। तो पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा, मतलब करंट लीड नहीं करेगा, करंट लेग करेगा। तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस योर फाइनल इक्वेशन ऑफ द करंट विल नॉट बी दिस। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन योर इक्वेशन विल बी Im sin ओमेगा t माइनस फाई होता, एंड फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स XC माइनस XL नहीं, XL माइनस XC बाय R होता। एंड यहाँ पे करंट का क्या होता फ्रेंड्स, करंट क्या होता, करंट यहाँ पे लेगिंग होता। तो LCR सीरीज AC सर्किट के लिए हमने फेजर डायग्राम के द्वारा हमने सॉल्यूशन निकाला, मतलब करंट का फॉर्मूला भी निकाला, एंड वोल्टेज एंड करंट के लिए फेज डिफरेंस भी निकाला। हमने उसमें भी दो केस डिस्कस किए। फ्रेंड्स इसके बाद जो टॉपिक है वो एनालिटिक सॉल्यूशन है, वो आपके कंटेंट में नहीं है एनालिटिक सॉल्यूशन वाला। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस है। तो फ्रेंड्स अब रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस किसको बोलते हैं, किसी को पता है फ्रेंड्स? सर फेजर डायग्राम एक वक्त समझाओ ना। कौन सा? सर कौन सा? फेजर डायग्राम ऊपर वाला जो होता है ना, एक ओके ओके ओके। अब आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। चलो ये कोई एक्स डायरेक्शन है और ये हमने करंट का, देखो करंट के रेफरेंस में हमने सब कुछ करना पड़ेगा, करंट के रेफरेंस में हमको सब कुछ करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कंपोनेंट में से करंट सेम फ्लो होता है। यस और नो? यस। इज सेम। सर वॉइस नहीं आ रहा है। चलो मुझे ये बताओ कि ओनली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? ओनली रेजिस्टिव। ओनली रेजिस्टेंस के लिए V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाई। अरे ओनली रेजिस्टेंस में वोल्टेज हाँ एंड करंट ओमेगा के टी, बीच में, ओमेगा टी। अरे यार जीरो। जीरो होता है। ओनली रेजिस्टिव सर्किट में जीरो होता है। तो मतलब वोल्टेज का फेज करंट के साथ में बताना चाहिए
बट कौन सा वोल्टेज? रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ठीक है। इज इट ओके? चलो अब मुझे बताओ, इंडक्टर में वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है? इंडक्टर में कोई बताएगा मुझे, इंडक्टर में V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा इंडक्टर में? π/2 मतलब कौन आगे होगा, करंट या वोल्टेज? करंट। फिर से सोचो, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है या करंट आगे होता है? अच्छा बताओ, वोल्टेज चलो वोल्टेज मैं बताऊं वोल्टेज। आपको। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली इंडक्टिव सर्किट ना, वहां पे दिखाया है। ये रहा आपका ओनली इंडक्टिव सर्किट। तो करंट का फॉर्मूला देखो ये है, तो ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब करंट में माइनस π/2 है, तो मतलब करंट आगे होगा या पीछे होगा? पीछे। पीछे। तो मतलब वोल्टेज, वोल्टेज आगे। आगे। तो फेजर डायग्राम में मुझे इंडक्टर का वोल्टेज करंट से आगे बताना है, 90 जितना आगे बताना है। तो फेजर डायग्राम में मुझे इंडक्टर का वोल्टेज ये करंट का है, तो करंट से आगे बताना है, मतलब 90 आगे बताना है। मतलब मैं नीचे बताऊं या इस साइड क्लॉकवाइज घुमाऊं, या वोल्टेज के फेजर को, वीएल के फेजर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कितना घुमाऊं, कहां पे घुमाऊं? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना? 90। तो ये जो है वो किसका है? वीएल। एंड कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में क्या होता है? बोलो, कैपेसिटर में क्या होता है? करंट लीडिंग होता है। करंट मतलब वोल्टेज। लैगिंग। तो करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को लेगिंग बनाने के लिए मैं नीचे की तरफ बताऊंगा, ठीक है। तो ये ओके आपका सर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर का इफेक्टिव वोल्टेज कितना? देखो ये ऊपर की साइड सपोज के 50 है, नीचे की साइड 70 है, तो इफेक्टिव कितना आएगा वोल्टेज? नीचे से की साइड मिलेगा, कितना मिलेगा? बोले दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये वाला वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा नीचे की साइड, कितना मिलेगा ये वाला? बताओ मुझे। -VL। वेरी गुड, VC माइनस VL। अब अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम थियरम, मुझे ये सारे वेक्टर्स का इफेक्टिव, अगर मैं ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा, ये पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ मैं करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा पता है आपको? ये वोल्टेज का इफेक्टिव वोल्टेज मिल जाएगा। तो दिस वन इज योर इफेक्टिव वोल्टेज, यस और नो फ्रेंड्स? तो ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज। अब जनरली वोल्टेज का जो फेज होता है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी होता है। और मान लो कि ये जो फेज है डिफरेंस वो फाई है, तो ये करंट का फेज, करंट, ये फेजर करंट का लोकेशन है, ये करंट का फेजर है, ये इफेक्टिव वोल्टेज, दोनों के बीच में फेज फाई है। चलो अब ये पता चला पूरा चीज आपको, ठीक है। हाँ सर, खाओ पड़ेगी। ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रेजोनेंस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फाइनली हमारे पास अब करंट का फॉर्मूला है, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो ये करंट का फॉर्मूला है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अगर जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में से एक टर्म ही निकल गया, तो डिनोमिनेटर में से एक टर्म कैंसिल हो गया, तो ये जो करंट हो जाए है ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा। एंड हाउ मच दैट मैक्सिमम वैल्यू इज? तो बोले Vm/R बचेगा। तो ये जो फिनोमिनन है, करंट मैक्सिमम होने का जो फिनोमिनन है, उसको ही क्या बोलते हैं?
इसको ही बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के लिए जरूरी क्या है कि ओमेगा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा 0 ऐसा होगा कि व्हेन ओमेगा 0 L and 1 upon omega 0 C becomes equalized. So in that kind of circumstances, the one term from the denominator is going to cancel. डिनोमिनेटर में एक टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट मैक्सिमम करने के लिए ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी करना पड़ेगा। तो मतलब ओमेगा का वैल्यू 1 बाई रूट एल सी होना पड़ेगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, अगर जनरेटर, आपका जो जनरेटर है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी आप 1 अपॉन 2 पाई 1 बाई रूट एल सी अगर लगा दोगे, तो ये अगर फ्रीक्वेंसी के से आपका जनरेटर काम करता है, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और दिस इज व्हाट इज द एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस क्या है वो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू फैक्टर एंड हाफ पावर बैंडविथ। देखो अब दो टॉपिक बाकी है, क्यू फैक्टर, हाफ पावर बैंडविथ, एंड देन आफ्टर एलसी ओसिलेटर एंड लास्ट में ट्रांसफॉर्मर। ये तीन टॉपिक बाकी है, ट्रांसफॉर्मर, एलसी ओसिलेशन एंड क्यू फैक्टर एंड हाफ पावर बैंडविथ। तो फ्राइडे को जब हमारा लेक्चर आएगा तब ये पूरे टॉपिक हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 7 का कंप्लीट रिवीजन वहाँ पे फ्राइडे को खत्म हो जाएगा। तो आज का ये जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वीडियो भी आपको सेंड कर देता हूँ। आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?